नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम समागम में। हर बार की तरह इस बार भी हम आपको प्रदेश की जानी मानी हस्ती से रूबरू कराएंगे। आज हमारे साथ है विंध्य हर्बल के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर दिलीप कुमार, जिनसे हम जानेंगे विंध्य हर्बल के विभिन्न दवाइयों के बारे में और विभिन्न आयामों के बारे में कि किस किस तरीके की आयुर्वेद की दवाइयाँ वो बना रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो नमस्कार दिलीप कुमार जी, नमस्कार। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आपने बताया कि एमएफपी पार्क मध्य प्रदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मेसी है और इसको भारत सरकार ने 2000 में रिकॉग्नाइज कर रखा है। जिस प्रकार से अन्य देश में 12 फार्मेसी हैं, उसमें से इसका एक नाम है। इसकी कल्पना 2003 में की गई थी, इस उद्देश्य से कि मध्य प्रदेश एक हरा भरा जैव विविधतापूर्ण से प्रदेश है। यहाँ पे तरह तरह की औषधीय पौधे भी मिलते हैं, तरह तरह की जैव विविधता यहाँ पे है। और आपको मालूम हुआ कि प्रदेश में 40 लाख से लोग अधिक जो लोग लघु वनोपज संगठन में लगे हुए हैं। तेंदुपत्ता उसमें से एक मुख्य काम है, लेकिन इसके अलावा जो हमारी अन्य वनस्पतियां हैं उनके एक सस्टेनेबल दोहन के लिए, संबंधी ही विदोहन के लिए कल्पना की गई कि जो हमारे लोग हैं उनको रोज़गार भी मिले और जो जंगल क्षेत्र में जो औषधि हैं उनका दोहन करके, प्रसंस्करण करके दवाइयों का निर्माण हो सके, ताकि प्राइमरी प्रसंस्करण और द्वितीय प्रसंस्करण से जो मूल्य संवर्धन होगा उसका एक उचित मूल्य मिल सके, ये सोचा गया था। तो सर, जैसा आपने बताया कि विंध्य हर्बल में आप किस तरीके से दवाइयों को वनों से लेकर आते हैं, उसका प्रोसेस करके आप एक नई तरीके की दवाइयाँ बनाते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। तो और साथ ही मैं आपको बधाई भी देना चाहती हूँ कि कोरोना काल में आपने कई तरीके की लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ऐसी दवाइयाँ बनाई जो लोगों तक पहुँची और उनके इलाज में वो कारगर सिद्ध हुई है। तो इसके लिए हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। इसके लिए आपको भी धन्यवाद। और कोरोना काल में आपको जैसा मालूम है कि लगभग 2 साल का पीरियड ऐसा निकला जिसमें ना कि प्रदेश में, पूरे देश में कोरोना से काफ़ी लोग पीड़ित रहे। और इस मामले में हम अपने को भाग्यशाली समझते हैं कि एमएफपी पार्क ने करोड़ों रुपए की आयुर्वेदिक दवाएं बना करके प्रदेश में ही नहीं वरन अन्य प्रदेशों में आपूर्ति किया। करीब 38 करोड़ की औषधि बना करके कोरोना में दवाओं को हमने आपूर्ति किया। और ये समस्त दवाएं जो हमारे मध्य प्रदेश के आयुष के जो अस्पताल हैं, उनकी जो डिस्पेंसरीज हैं, गांव-गांव तक पहुंचाई गई। इसका असर ये हुआ कि आपने देखा कि कोरोना का थोड़ा बहुत प्रभाव तो जरूर रहा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा ये देखा गया कि लोगों ने इसको दवाओं को खाया और उससे उनकी जो प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि हुई। जो कोरोना के घातक प्रभाव अन्य क्षेत्रों में होते थे, यहाँ पे कम देखने को मिले। और यूँ कह सकते हैं कि इन आयुर्वेदिक दवाओं की वजह से काफ़ी लोगों से इसको राहत मिली। और इसमें हमारा जो त्रिकुटु चूर्ण है, हमारी गिलोय के चूर्ण हैं, गिलोय के कैप्सूल हैं, हमारे अस्कंधा रिस्ट हैं, हमारे अस्कंधा कैप्सूल हैं, बहुत सारी दवाएं हमने जो बनाया और वो हमने जन जन तक पहुंचाया, जिसका पूरे प्रदेश को लाभ मिला। वास्तव में कोरोना काल में लोगों ने आयुर्वेद के महत्व को समझा। पहली बार आपने देखा कि आयुर्वेदिक दुकानों पे लंबी लंबी कतार लगती थी, भाई आपका नंबर से दवा मिलेगी। तो अब धीरे धीरे समझ गए कि तो ये हम कह सकते हैं कि कोरोना ने लोगों को आयुर्वेद से जोड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल सही, कोरोना से आयुर्वेद जोड़ा है। और एक मैं आपको जानकारी के लिए और समागम कार्यक्रम के श्रोताओं के लिए मैं बताना चाहता हूँ, इस 2 साल पीरियड में अगर देखा जाए, वो जो हमारी IMPCL जो आयुर्वेदिक दवाएं बनाने की हमारी बहुत बड़ी फार्मेसी जो इंडिया के है, उनका भी व्यापार काफ़ी बढ़ा, काफ़ी दवाएं बने, उनको पहली बार लाभ हुआ। तो ये कह सकते हैं कि IMPCL हमारी हर्बल की तो फार्मेसी है ही, अन्य क्षेत्रों में भी आयुर्वेदिक दवाओं की मांग बढ़ी है। जी, और सर मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जैसे विंध्य हर्बल के आपने अभी कुछ दवाइयों के नाम भी लिए हैं, तो ऐसी कितने दवाइयाँ आपके विंध्य हर्बल्स में बनती है और जिसकी प्रोसेसिंग भी होती है, कलेक्शन भी होता है और लोगों को आप रोज़गार भी देते हैं? बिल्कुल सही आपने पूछा कि
एमएफपी पार्क को मध्य प्रदेश आयुष विभाग से करीब 850 दवाओं का लाइसेंस प्राप्त है और इसमें विभिन्न प्रदेशों की मांग के अनुसार करीब 350 दवाओं को हम निरंतर बनाते रहते हैं। आयुष विभाग को अन्य प्रदेश के आयुष विभाग को सप्लाई करते हैं। कुछ हमारी ऐसे दवाएं हैं जो हम बच्चों के लिए या उनके स्वास्थ्य के लिए वो भी बनाते हैं, जिसको हमें FSSAI का भी लाइसेंस प्राप्त है। तो इस तरीके से हम विविध प्रकार की आयुर्वेदिक दवाएं बनाते हैं। हम देखते हैं कि कई जैसे पारंपरिक खेती लोग कर रहे हैं, उसमें गेहूँ, चावल, दालें वगैरह लगाते हैं और फिर MSP के लिए उन्हें एक लड़ाई भी लड़नी पड़ती है। लेकिन क्या आप उन्हें ऐसा सजेस्ट करेंगे कि किस तरीके की वो लोग ये औषधीय पौधे लगाएं और उसका उनको अच्छा दाम मिले अगर आप उसे खरीदें तो? खेती जो है, बहुत सारी चीज़ें जो चाहे वो धान, गेहूँ या जो वेजिटेबल्स लगाते हैं, अब उनको लगता है कि औषधि पौधों की खेती करें ताकि वो उससे लाभ कमाएं। दूसरा पॉइंट है कि हर औषधि पौधा हर क्षेत्र में नहीं लगा सकते हैं। मध्य प्रदेश को जलवायु की दृष्टि से 11 जलवायु एग्रो क्लाइमेट जोन्स में बांटा गया है। अब तुमको जोन्स वाइज में बता दूं, जैसे आपका उज्जैन वाला एरिया है, पूरे में अश्वगंधा लगाते हैं क्योंकि वहाँ अश्वगंधा का खेती लोग बिल्कुल करते हैं। उनको मालूम भी कैसे करते हैं, लाखों करोड़ों खेती करते हैं। अब तुम्हारा ग्वालियर है, लोग आंवला लगाते हैं कि आंवला के वहाँ पे खेती लोग लगाते हैं। तो कुछ अब यहाँ पे आपको भोपाल में आसपास तो तुलसी की खेती करने लगे क्योंकि उनको लगता है तुलसी से फ़ायदे बहुत हैं। सुश्रुत संहिता में इसको दिव्य बूटी का दर्जा प्राप्त है और ये पौधा ऐसा है कि इसके पंचांग, चाहे तुलसी की पत्ती हो, चाहे तुलसी का तना हो, चाहे तुलसी की जड़ें, सारी बहुत ही उपयोगी हैं, या तुलसी का हल। तो इसको खेती करने से लोगों को फ़ायदा भी होगा। तो बहुत सारी दवाओं में जो हमारी बनती है उसमें तुलसी की ज़रूरत पड़ती है। तो तुलसी की अगर लोग खेती करते हैं तो इसका बाज़ार भी और MFP पार्क जैसे लोक संस्थाएं वो क्रय करने के लिए तैयार हैं। तो कुछ लोग तो आगे आ रहे हैं। पर लेकिन लोग ज़्यादा तब जुड़ेंगे ना सर जब उन्हें दाम अच्छे मिलेंगे और उनको खरीदार अच्छे मिलेंगे। तो इसके लिए भी तो आप लोग कुछ न कुछ उनके लिए प्रयास तो करते ही होंगे। सरकार ने एक बहुत अच्छा प्रयास किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने और जनजाति विभाग भारत सरकार के माध्यम से हमारी जो लघु वनोपज हैं, 32 वनोपज हैं, जिनका उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। लोग पहले क्या होते थे, चाहे महुआ का फूल हो, गुठली हो, आंवला हो या हर्रा बहेड़ा, औने पौने दाम पे खरीद लेते थे और वास्तव में इसको लाभ मतलब सही दाम नहीं मिल पाते थे। अभी मैं देख रहा हूँ कि इतना कंपटीशन बढ़ गया। हमने महुआ का जो दर है 35 रुपये निर्धारित किया है। लोग 40 रुपये, 50 रुपये, 55 रुपये, कुछ जिलों में 60 रुपये खरीद रहे हैं और इससे ये लगता है कि हमारा वन विभाग का उद्देश्य पूरा हो गया। हम चाहते हैं कम से कम 35 रुपये में तो मिलना ही चाहिए, मतलब खरीदे लोग खरीदें। और अभी आने वाले समय कुछ हमने 5 प्रजातियों को और भी चयन कर रखा है जिनको भी MSP के साथ जोड़ने वाले हैं। हम भी अगर जब खरीदते हैं MFP पार्क में अपने फैक्ट्री के लिए तो MSP पे तो खरीदते ही, लेकिन कभी भी उनका हम कुछ कम दर पे नहीं करते ताकि लोगों को सही दाम मिले। और सर जैसे अब ऋग्वेद को आयुर्वेद का अंश माना जाता है, मतलब आयुर्वेद में, तो आपके इसी आयुर्वेद को लोगों तक पहुंचाने के लिए आप लोग एक अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का भी आयोजन करते हैं हर वर्ष कि लोगों तक जड़ी बूटियाँ और आयुर्वेद से जुड़ी दवाइयाँ वहाँ तक पहुँचे। तो इसमें आपका क्या क्या प्रयास रहता है? ये अंतर्राष्ट्रीय वन मेला शुरुआत करने का उद्देश्य ये है कि हमारी जो मध्य प्रदेश की जो जैव विविधता है, तरह तरह के पौधे उपलब्ध हैं, तरह के उत्पाद हैं, तरह तरह के क्रेता विक्रेता हैं, हमारे संग्राहक हैं, इनको एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म मिलता है और इस प्लेटफार्म के माध्यम से लोग बहुत कुछ सीखते भी। दूसरे प्रदेशों के उत्पाद आते हैं, उनसे भी लोग सीखते हैं। तो यूँ कहिए कि लघु वनोपज या हमारे जो हर्बल उत्पाद हैं उनको शोकेस करने का एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है। तो यहाँ हम सर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और इस ब्रेक के बाद फिर हम आपसे आयुर्वेद से जुड़ी और वन मेले से जुड़ी और भी बातें करेंगे।
सर ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और मैं सर पहले आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मुझे आपको सबसे पहले बधाई देनी चाहिए थी कि आपको स्कॉच अवार्ड से नवाजा गया है कि आपने विंध्य हर्बल के तहत बहुत उपलब्धियाँ आपने हासिल करी और कई सारी दवाइयाँ ऐसी बनाई जो लोगों तक, आम जन तक पहुँची है। तो हमारी पूरी दूरदर्शन की टीम की तरफ से, हमारी न्यूज़ एंड व्यूज़ की तरफ से आपको स्कॉच अवार्ड मिलने पर बहुत बहुत बधाई। आपको धन्यवाद। और ये सभी लोगों का प्यार एवं आशीर्वाद, हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी उनका कुशल मार्गदर्शन और समय समय पे हमें जो जनता से जो आशीर्वाद मिला है, उनके वजह से हम कुछ काम अच्छा कर सके हैं। तो सर जैसा आपने बताया कि विंध्य हर्बल जिस तरीके से एक ऐसा सरकारी उपक्रम है जो लोगों को रोज़गार भी दे रहा है और सरकार के ख़जाने में मतलब पैसा भी डालने का एक काम कर रहा है, क्योंकि शायद ही ऐसे कई उपक्रम हैं सरकारी विभाग में जो जुड़े तो हुए हैं पब्लिक से, लेकिन वो इस तरीके का काम नहीं कर रहे जिस तरीके का काम आपका ये विभाग कर रहा है। तो क्या ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी? हमें तो सबसे पहले बात मेरे खुशी होती कि मैं एमएफपी पार्क का सीईओ हूँ। ये बताने में और खुशी होती कि ये 15 साल से ऐसी फार्मेसी है जो हमेशा मतलब आमदनी ही उसको मिली है, और जो व्यय होते हैं उनको घटाने के बाद जो भी आय होती है वो हम लघु वनोपज को दे देते हैं। और इस फैक्ट्री का आप शुरुआत से देखें, करीब हम 48 करोड़ तक हमारा इसका टर्नओवर रहा। इस साल भी 2000 अभी विषम परिस्थितियों के बावजूद, कोरोना काल के बावजूद अभी करीब हम 26 करोड़ का मतलब दूसरे सरकारी विभागों से आप एक कमाऊ विभाग है, एक तरीके से हमारे कमाऊ उपक्रम भी हम कह सकते हैं। आप कह सकते हैं, बट हम ये कहेंगे कि भाई जो हमें दायित्व दिया गया है उसको हम चाह रहे हैं कि हमारे जो फैक्ट्री में जो हमारे कर्मचारी हैं, हमारे लोग जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो उनको जीविकोपार्जन का एक साधन है, उनको भी मजदूरी मिलती, उनको भी काम मिलता है, लोगों को रोजगार भी मुहैया करवा रहे हैं लोगों को रोजगार मिलता है, और उसके एवज में अगर जो भी फायदा होता है वो संघ को जाता है। कहीं ना कहीं हम उसको दोबारा प्रोत्साहन के रूप में लोगों तक ही पहुंचता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो सर जैसे विंध्य हर्बल के हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं और पतंजलि के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी बात करते हैं, तो पतंजलि के प्रोडक्ट हम देखते हैं कि जगह जगह किसी भी साधारण सी फार्मेसी पे मिल जाते हैं, और वहीं हम विंध्य हर्बल्स के देखते हैं तो उसका कोई एक स्पेसिफिक आउटलेट भी नहीं है और एक साधारण सी फार्मेसी पे भी हम नहीं देख पाते। तो क्या इसकी वजह हम ये मान सकते हैं कि पतंजलि बहुत विज्ञापन देता है, हर चैनल पे, हर मीडिया पे उसके पब्लिसिटी होती रहती है, उसके विज्ञापन दिखते हैं, और आपका कोई भी विज्ञापन नहीं होता, क्या ये मान सकते हैं? मैं इसको ऐसे कहूँगा कि हमारे उत्पाद शुद्धता से पूर्ण हैं, पूर्ण से जैविक उत्पाद हैं, और हमारे जो उत्पाद बनते हैं शुद्धता की वजह से जाने जाते हैं। आपको बताने में मेरी खुशी होती है कि हम प्रदेश में ही नहीं, करीब 16 से 18 राज्यों में भी विंध्य हर्बल के उत्पाद आपूर्ति करते हैं। ये सही है कि पतंजलि से या किसी से हम कोई प्रतिस्पर्धा कंपटीशन नहीं करते हैं, और ना ही हमारा कोई कंपटीशन करने का उद्देश्य। हमारा के ध्येय केवल इतना है कि लोगों तक शुद्ध चीज़ें पहुँचे, शुद्ध दवाएं पहुँचे, ताकि उनको सेहत का लाभ मिल सके। और बट हाँ, अब हम प्रयास ज़रूर कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश में करीब 28 आउटलेट्स हैं, जगह जगह संजीवनी है, और प्रदेश के बाहर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो कुछ आउटलेट्स बने और लोगों को विंध्य हर्बल के बारे में जानकारी हो और उसका उपयोग करें। इसके लिए हमारे कुछ प्रोडक्ट सोशल मीडिया पे भी जैसे हैं, हमारे मीजो पे भी हैं, अमेजन पे प्रोडक्ट हैं, करीब 21 प्रोडक्ट उस पर हमारे उपलब्ध हैं। बट जितना एग्रेसिव आप बता रहे हैं कि हम विज्ञापन या कुछ नहीं करें, बट भविष्य में आप ज़रूर देखें कि हम इस पे प्रयास करेंगे। सर और मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जो विंध्य हर्बल का जो फार्मूला है, शुद्धता को जांच की आवश्यकता नहीं होती, ये बात हम कहते ही है, तो आपका फार्मूला भी डेफिनेटली बहुत यूनिक होगा। तो क्या आप अपना जो ये फार्मूला है इसे किसी जो नए स्टार्टअप के लिए या एंटरप्रेन्योर जो होते हैं उनको भी क्या आप शेयर करेंगे कि वो लोग भी आपके इस प्रोडक्ट को बनाएं? देखो, ये बिल्कुल सही है, हमें कोई गुरेज नहीं, कोई वो नहीं है। हम अगर कोई एंटरप्रेन्योर्स तैयार है, हम उनको चीज़ों को दे सकते हैं और उसको कर सकते हैं। अब जैसे कुछ हमारी जो समितियां हैं, जैसे रेंटी की है, कुछ नरसिंहपुर की है, वो दवा बनाने का काम करती हैं।
तो इस तरीके से अगर कोई नवयुवक वर्ग एंटरप्रेन्योर के लिए आना चाहते हैं, उनको ये चीज़ें वो सीख सकते हैं, उनको ट्रेनिंग भी दे सकते हैं ताकि वो आयुर्वेदिक दवाओं को आगे बढ़ाएं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। सर और एक बात आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे आजकल हम देखते हैं कि जो असम की चाय पत्ती है लोग उसको भूलते जा रहे हैं और ग्रीन टी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आपकी बात से हम बिल्कुल सहमत हैं कि पहली बात तो कई सालों से आपने देखा कि एक फैशन सा बन गया। जी जी। किसी भी ऑफिस में कहीं भी जाएं तो पहले ग्रीन टी की डिमांड होती है, लेकिन हमने देखा अब ग्रीन टी से भी लोगों का मन भर गया है। तो हमारे पास जो बिंद हर्बल की हर्बल चाय उपलब्ध है और ये सोशल मीडिया पे भी काफ़ी उपलब्ध है। कई बार इसकी शॉर्टेज भी हो जाती है, तो हमारे पास उत्पाद हैं और लोग इसका उपयोग भी करते हैं जी। और इससे इम्यूनिटी बूस्टिंग भी होती है। तो जो लोग जानते हैं उसको नियमित इसका अर्जुन हर्बल चाय का उपयोग करते हैं। लेकिन इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल है कि ये तो सेहत के लिए है ही ज़रूरी, लेकिन उसके बाद अब आजकल याददाश्त के बारे में लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, बड़े हो, क्योंकि इस समय ऐसा दौर है, अगर हम बच्चों की बात करें तो उनके पास में पढ़ाई का बोझ है कि डिजिटल भी पढ़ाई करनी है, फिजिकल भी पढ़ाई करनी है, कोचिंग जाके भी पढ़ाई करनी है और करियर पे भी ध्यान देना है, करियर ओरिएंटेड कोई भी कोर्स करो। तो इतना ज़्यादा दिमाग पर बोझ होने के बाद तो याददाश्त अच्छे से रहे, मेमोरी अच्छे से रहे, उसके लिए कोई विंध्य हर्बल की कोई दवाई हो। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि विंध्य हर्बल में बच्चों के लिए, याददाश्त के लिए, उनके स्वस्थ रहने के लिए बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, ईजाद किया है। अब जैसे ग्रोविट पाउडर है, ग्रोविट पाउडर बच्चों के लिए दूध में आप डाल के पी सकते हैं। हमारा बच्चों के लिए जैसे अश्वगंधा रेस्ट है, उनको उनकी मेमोरी ठीक रहे, याददाश्त ठीक रहे, अश्वगंधा रेस्ट ले सकते हैं। उनको दूसरा एक और अरविंदासो लेना चाहें उसको भी ले सकते हैं। एक बाल बट्टी छोटे बच्चों के लिए बाल बट्टी हमने बना रखा है, एक बलारिस्ट हमने बना रखा है, और अश्वगंधा के कैप्सूल और एक मेधा 500 कैप्सूल। तो बहुत सारी हमारे पास प्रोडक्ट हैं जिससे आपको किसी प्रकार की बच्चों को स्ट्रेस नहीं होगी, एंजाइटी भी नहीं होगी और उनकी जो मेधा शक्ति है जो वो ठीक रहेगी। मैं अपना ही अनुभव बताऊंगा। मैं छोटा था तो मेरे पिताजी मेरे को अश्वगंधा रेस्ट ला के पिला देते थे कि 1 सीसी महीने में पी जाओ, तो उससे नींद जरूर आती, लेकिन आदमी की जो एक मेधा शक्ति वो ठीक बनी रहती। तो इस तरीके हमारे पास मेधा कैप्सूल भी हैं और अरिस्ट भी हैं, बहुत सारे आसोज भी हैं, बाल बट्टी, उनका उपयोग कर सके। तो सर बच्चे सही नंबर से पास हो उसकी टेंशन माँ बाप को भी होती है, तो उनके लिए क्या रहेगा? और जैसे अभी सब लोग इतना भागदौड़ भरी ज़िंदगी होती है, तो उन लोगों के लिए क्या है जो कंप्यूटर पे दिन दिन भर काम करते हैं या वैसे भी बहुत आजकल वर्कहोलिक लोग हो गए हैं, तो उनके लिए क्या आप सजेशन रहेगा? देखो कुछ लोगों ने तो कोरोना से सीख लिया है, कुछ लोगों ने हो सकता नहीं सीखा, तो धीरे समझ जाएंगे। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आयुर्वेदिक दवाओं का एक में तत्काल कोई लाभ नहीं है, इससे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अगर ये आप नियम में बना लें, छोटा सा नियम है, केवल सुबह उठ करके 5 पत्ती जो कोमल पत्ती होती है नीम की खा लीजिए, आप स्वस्थ रहेंगे। आपको अगर तुलसी की पत्ती सुबह चाय से पीने से पहले आप तुलसी की पत्ती 2-3 खा लें, आप स्वस्थ रहेंगे। आप जैसे त्रिकुटु है, त्रिकुटु का काढ़ा पीने से अगर आप एक बना लीजिए कि भाई 1 चम्मच खाने से पहले पी लीजिए, ना गैस की प्रॉब्लम, ना हाजमे की प्रॉब्लम, सारी चीज़ें ठीक रहती हैं। चौथी चीज़, जो चीज़ हम खाएं शुद्ध खाएं, और बच्चों को जो देसी खाना हो तो ज़्यादा स्वास्थ्यप्रद है। पिज्ज़ा बर्गर से दूर हटके हमें उनको दाल चावल और अच्छी रोटी सब्जी खाएं तो ज़्यादा सब्जी खाएं, वो ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। और कुछ ना कुछ हर्ब का उपयोग करें तो बच्चों में एक जो नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टिंग होती है वो हमेशा बनी रहेगी और बच्चे स्वस्थ रहेंगे। और ऐसे परिवेश में हमें कुछ ना कुछ नुस्खा ज़रूर अपनाना पड़ेगा। तो सर अब मैं आपसे कुछ पर्सनल सवाल करना चाहूँगी कि जैसे आप जब वन विभाग से जुड़े, आप जब यहाँ अपनी सेवाएं देने आए वन विभाग में, तो आप कई जगहों पर रहे, कहीं सीओ रहे, कहीं पे डीएफओ रहे, कहीं दूसरे विभागों में रजिस्ट्रार वगैरह रहे, तो सबसे पसंदीदा पोस्टिंग आप किसे मानेंगे कि जहाँ आपको काम करने में मज़ा आया हो? मैं तो समागम के श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि वन विभाग में भी रहा हूँ, वन विभाग से बाहर भी ग्रामीण विकास में भी रहा हूँ, IIIT में रजिस्ट्रार भी रहा हूँ, सीओ जिला पंचायत भी रहा हूँ। हर पद को मैंने एंजॉय किया है, हर पद को मैंने जिया है, और जो भी जवाबदारी मेरे दी गई है
कुछ दिन बाद उसमें मेरे को लगने लगा कि ये भी मेरा मूल विभाग है। तो मेरे लिए ये बताना कि कौन सा पसंदीदा विभाग है बड़ा मुश्किल होगा। मैं जहाँ जाता हूँ उस सिस्टम में अपने को ढाल लेता हूँ और कोशिश करता हूँ कि कुछ अच्छा करूँ। ये भी मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जितनी भी पोस्टिंग हुई वो चुनौतीपूर्ण रही। उस चुनौतियों से हमने डटकर मुकाबला किया और प्रयास किया कि मैंने अपना 100% देने का प्रयास किया। सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि अब जैसे आप अभी विंध्य हर्बल में CEO है, 2-3 साल बाद आप रिटायर होंगे और आपके पास इतना खजाना है दवाइयों का, कैसे बनती है, क्या है, इतना नॉलेज है, तो इन सब को कहाँ इस्तेमाल करेंगे, कहाँ इसको यूज़ करेंगे? अभी देखो, समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है। समाज ने आज मेरे को इस पद पे बैठाया है, तो मैं चाहूँगा समाज को कुछ वापस करें, समाज के लिए कुछ करें। मैं कुछ लेखन का कार्य भी करता रहता हूँ, अभी 1-2 किताबें भी लिखा हूँ। तो मैं चाहूँगा कि वो चाहे पर्यावरण से संबंधित हो, चाहे विकास से संबंधित, अगर मेरे को मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ रिटायरमेंट के बाद में काम करता रहूँगा। तो इसी क्षेत्र में करेंगे, दवाइयों के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में, या कुछ और? अब चूँकि मेरे मौका मिला है विंध्य हर्बल काम करने का, तो इससे भी मेरे को काफ़ी कुछ सीख मिल रहा। ऐसा लगता है कि रिटायरमेंट के बाद में कुछ आयुर्वेद संबंधित काम करूं और सेवा कर सकूं। अब हम हमारे कार्यक्रम को विराम देंगे, लेकिन जाते जाते हम हमारे श्रोताओं के लिए आपसे कुछ मैसेज देना चाहेंगे आयुर्वेद से जुड़े, कि वो किस तरीके से आयुर्वेद से हमेशा जुड़े रहे और सेहतमंद बने रहे। आयुर्वेद की पद्धति हमारी इतनी पुरानी है जितना हमारा सिविलाइजेशन है। इस पद्धति को हमें अपनाने से हम अपने को स्वस्थ रख सकते हैं और हम कोशिश करें कि पर्यावरण के नज़दीक रहें। पर्यावरण के नज़दीक रहने से ही हम अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। प्रयास करें कि हम ऑर्गेनिक चीज़ों का, शुद्ध उत्पाद को खाएं। सेहतमंद रहने का फार्मूला है, जिससे हम एक लंबी आयु को रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं और अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने आयुर्वेद से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें दी। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।